हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। एस वाई बी कॉम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, उसके अलावा भी ये बहुत सारे करिकुलम का पार्ट है। ठीक है, तो हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ वक्त पहले तक कंपनीज कंपनीज को जो फाइनल अकाउंट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता था और उसे वो ऑडिट कराते थे। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हर कंपनी को अब अपने फाइनल अकाउंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली दो पीरियड के बीच में जो कैश का इनफ्लो है और कैश का आउटफ्लो है वो एक फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, इसकी नेसेसिटी क्या है? काफ़ी वक्त से बहुत सारे अकाउंट्स में चेंजेस आए हैं। पहले हम टी फॉर्म में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते थे, फिर उसके बाद उसे वर्टिकल स्टेटमेंट में बनाया गया। शेड्यूल 6 के हिसाब से हम बैलेंस शीट को बनाते थे। फर्दर कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट के हिसाब से उसे फर्दर उसे चेंजेस किया गया है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को। ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो ओनर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो। उसके अलावा जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो। तो आप अगर उन्हें टी फॉर्म में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए ही एक परफेक्ट फॉर्म में बनाया गया है कि उन्हें भी समझ में आ सके। तो कैश फ्लो नॉर्मली हम इसीलिए बनाते हैं कि जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसके इक्विवेलेंट हमें कैश भी मिला। तो अगर हमारा प्रॉफिट जितना हमने अर्न किया है उसके इक्विवेलेंट हमारा कैश जनरेट नहीं हो रहा है तो वो कैश कहाँ गया, वो प्रॉफिट कहाँ गया, वो हमें एक समराइज फॉर्म में बनाना होता है। हम बेसिकली जो कैश के जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज होते हैं उसे हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में, 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश के जो फ्लोज है ये 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में इधर इनफ्लो हो रहे हैं या आउटफ्लो हो रहे हैं। ठीक है, उससे हमें एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना होगा, वही हमारी कैश फ्लो होगी। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 2 मेथड से बनाया जाता है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कैश फ्लो है वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो को इनडायरेक्ट मेथड से, उसके बाद हम कैश फ्लो को डायरेक्ट मेथड से भी सीखेंगे। देखिए बेसिकली जो कैश फ्लो है एज पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से बना सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो को इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, ये कवर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में और हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो मैंने अभी अभी कहा था कि इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आपके जो बिजनेस के ऑपरेशन है, जो मेन आपका ऑपरेशन है, उससे जो कैश जनरेट होता है वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स हमने जो फंड को जनरेट किया है वहाँ वो हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं या कुछ फिक्स असेट बाय करते हैं
तो वो सारे जो फ्लोज होते हैं वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब आपके जो सोर्सेज है, फंड के जो सोर्सेज है, हम बिजनेस में फंड कहाँ से ला रहे हैं, तो हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास फंड आता है, हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो फंड आता है, डिबेंचर हम इशू करते हैं तो फंड आता है। उसके अलावा हमारे पास से कैश आउटफ्लो भी होते हैं इन एक्टिविटी में, फाइनेंस एक्टिविटी में, जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो गया, हमने प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट किया तो हमारा पैसा जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। जो डिबेंचर है उनका रिडेम्पशन हुआ तो हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें इन तीन एक्टिविटी के में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को स्टडी करना है। जो मेन है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। तो हमारा जो मेजर कंसंट्रेशन रहेगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर ही रखेंगे, ठीक है। किस तरह से हमें कैश का फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है, ठीक है। ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है जो दो डिफरेंट पीरियड की बैलेंस शीट यहाँ पर दी है। लायबिलिटी साइड पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व और 10% जनरल रिजर्व है, 10% डिबेंचर है। उसके अलावा कुछ करंट लायबिलिटीज़ है, असेट साइड पे कुछ फिक्स असेट है और करंट असेट है, ठीक है। सो कैश फ्लो के लिए मैंने इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला ये वाला पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला ये पार्ट है, सेकंड हम ये पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, और थर्ड हम इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है तो ये हमारे लिए फंड को जनरेट करता है, हमारे बिजनेस में फंड को जनरेट करता है, पैसा इन सोर्स से हमारे बिजनेस में आता है। तो हम इसे कहते हैं कि ये है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर जो भी कैश फ्लो होगा, वेदर इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम फंड को अप्लाई करते हैं, कैश को जो हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फिक्स असेट खरीदते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ है हम इसे कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और फाइनली ये जो करंट असेट और करंट लायबिलिटी है वो एक्चुअली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो इसी के बीच में होता है, ठीक है। जो प्रॉफिट जनरेट होता है तो इधर आपका स्टॉक में ब्लॉक होगा या डेटर में ब्लॉक होगा, कुछ कैश आपके पास आया होगा। तो बेसिकली ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आपकी ऑपरेटिंग, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो ऐसे आइटम है जो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं कहेंगे। देखिए सबसे पहले जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड हम किसको देते हैं? डिविडेंड हम देते हैं शेयर होल्डर को, ठीक है। तो शेयर होल्डर को अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं पकड़ेंगे, हम उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट पकड़ेंगे। तो हम उसे यहाँ से उसे निकाल देते हैं, ठीक है। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाल के उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपकी पोस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होने के बाद हम इस पे चार्ज करते हैं, तो ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिंग है, तो इसे भी हम सेपरेटली डील करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो आइटम्स है करंट असेट और करंट लायबिलिटी के, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट है, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो बैलेंस शीट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैश हमारा किस तरह जनरेट होता है हमारी सबसे पहली एक्टिविटी में, जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। देखिए हमारा ऑपरेशन कैसे होता है, हम कुछ बाय करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, ठीक है। और इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आता है, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या
ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ है उसके इक्विवेलेंट हमारे पास कैश का इनफ्लो आया है, ठीक है। अगर कैश का इनफ्लो हमारे प्रॉफिट के इक्विवेलेंट आया तो हम उस प्रॉफिट को कह सकते हैं कि कैश जनरेटेड आउट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। हमारा कैश फ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट हमारा जितना प्रॉफिट आया है हमारा उतना कैश नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टॉक में ब्लॉक होता है, कहीं डेटर में ब्लॉक होता है और कुछ हमारा कैश बढ़ जाता है, ठीक है। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो आइटम आ रहा है ये है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या हम इस प्रॉफिट को कह सकते हैं कि इतना ही अमाउंट हमारा कैश जनरेट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अगर इस प्रॉफिट को जनरेट करने में हमारी जो इनकम आई है वो पूरी पूरी कैश में आई है, प्लस हमने जो एक्सपेंसेस इनकर किए वो पूरे पूरे कैश में इनकर किए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है, हो सकता है कि इसके इक्विवेलेंट हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे एक्सपेंस जो हमने यहाँ पर चार्ज किए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस, उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ गए जिसमें हमारा कैश का फ्लो नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे कैश के इक्विवेलेंट है, कैश फ्लो के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉफिट कैसे अराइव हुआ है। तो इनकम ये थी, ग्रॉस प्रॉफिट था। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने कुछ और मिसलेनियस इनकम हमारी आई है, ये इनडायरेक्ट इनकम आई है, ठीक है। और कुछ हमने एक्सपेंसेस को चार्ज किया, उसके बाद ये प्रॉफिट आया। सो हम इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे क्या पर्टिकुलर आइटम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे आ रहे वो हमारे कैश के आउटफ्लो को कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। सैलरीज, सबसे पहला सैलरीज का आइटम, तो सैलरीज हम कैश में पे करते हैं, तो ऑफ कोर्स इससे हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। सो ये हमारा परफेक्ट आइटम है, ठीक है। रेंट से भी कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। थर्ड आइटम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, हम फिक्स असेट को क्रेडिट करते हैं और डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, तो ये वाली एंट्री में कैश फ्लो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक नॉन कैश आइटम है जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया है, तो इससे आपका कैश फ्लो नहीं हुआ है। तो डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश आइटम है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड हुआ है, ये आइटम की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट पे आया है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, तो हमें इस प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। हमें प्रॉफिट को जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उतने अमाउंट से बढ़ाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को हमारे जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये ऐड करने से हमें एटलीस्ट जो नॉन कैश आइटम है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉस ऑन फिक्स असेट, ठीक है। लॉस हुआ है हमें फिक्स असेट पे, ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, ये जाता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। सी लॉस हुआ है, लॉस से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, तो हमें लॉस को यहाँ से हटाना होगा। तो लॉस से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो हम प्रॉफिट में लॉस को ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो लॉस का इफेक्ट है वो हट जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसमें लॉस को ऐड कर देंगे। थर्ड आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस में हमने कैश ऑफ कोर्स पे किया ही है, ठीक है। तो ये कैश आइटम, ये इससे कैश का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये दोनों आइटम को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा कैश कहाँ आउटफ्लो होता है, बिल्कुल भी आउटफ्लो नहीं होता है, ये तो हम सिर्फ राइट ऑफ करते हैं। हाँ, जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने इनकर किए, जिस ईयर में इनकर किए उस ईयर में कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, लेकिन हम तो राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। उस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमारा कैश का आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हमारा इन दो आइटम से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो इन दोनों आइटम को हम
हमारे प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट है, कमीशन है, ये सारे हमारे कैश वाले आइटम है। ऑपरेटिंग ये सारे हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो इसमें हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर आपको याद होगा एक चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उसमें हमने सीखा था कि किस तरह प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, और जब भी हम रिडीम करते हैं तो उस पर अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा पे किया है तो हम उसे प्रीमियम कहते हैं, और वो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसे हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट करना होता है, ठीक है। सो नॉर्मली जो प्रीमियम है, प्रीमियम और रिडम्पशन, वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से भी राइट ऑफ करते हैं। तो ये जो आइटम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये वहां जाएगा, हम इसे यहां से एक्सक्लूड करेंगे। तो देखिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ था, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, हमारा प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, ठीक है। देन प्रपोज और इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, हम डिविडेंड पे करते हैं हमारे शेयर होल्डर को। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर हम पे करते हैं। प्रपोज डिविडेंड हम एंड ऑफ द ईयर हम पे करते हैं। तो ये डिविडेंड जो होता है ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है, तो इसे हम वहाँ इंक्लूड करेंगे, यहाँ से हम इसे एक्सक्लूड करेंगे। तो ये आइटम की वजह से हमारा प्रॉफिट, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ था, तो हम उसे ऐड बैक करेंगे, ठीक है। सो हम ऐड कर रहे। जनरल रिजर्व, हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट का ये अप्रोप्रिएशन है, हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है, ठीक है। सो हमें हमारा एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जनरल रिजर्व को वापस से ऐड बैक करना होगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो प्रॉफिट आया है ना, ये जनरल रिजर्व में प्रॉफिट को कम करने के बाद आया है, ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। सो मेरे एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने जितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व को, उसको वापस से ऐड बैक करेंगे। तो जनरल रिजर्व को मैं करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करूंगा, ठीक है। देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, जो कि CRR होता है, ये भी आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। आप जितने अमाउंट का रिडम्पशन करते हो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट हमें एक CRR हमें बनाना होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। इसे एक्सक्लूड करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे करंट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हुआ था, तो कम हुआ था तो हम उसे ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स प्रोविजन, ठीक है, मैंने कहा था इनकम टैक्स प्रोविजन ये पोस्ट जो ऑपरेशन है उसका पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ से उसे हटा देंगे, और जो आपका पूरा ऑपरेशन का जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद जो एक्चुअल टैक्स पे हुआ हम उसे माइनस करेंगे। तो हमारा जितना भी प्रोविजन है हम उतना माइनस करेंगे, और एक्चुअल टैक्स जो पे किया है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो देखिए इनकम टैक्स प्रोविजन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे आया है, इसकी वजह से हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कम हो गया है, ठीक है। सो हमें एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए प्रोविजन के अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्रेडिट साइड पे, देखिए क्रेडिट साइड पे एक आइटम दिख रहा है, ये है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारा इस एंट्री से हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया था, करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया था, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, हमारे प्रॉफिट को कम करना होगा, क्योंकि ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में से ये माइनस करूंगा, ठीक है। सो हमने एक जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पार्ट कंप्लीट किया। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। किस चीज़ का एडजस्टमेंट करेंगे, हम नॉन कैश आइटम को एक्सक्लूड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम एक्सक्लूड करेंगे। तो उसमें इधर प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉफिट पर हम अराइव होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते कैश फ्लो को बनाना। तो अभी तक हमने जितना भी हमने किया है हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे लेके आते हैं। ये है
हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, टोटल 3 कॉलम होंगे, 2 इनर कॉलम होगा और एक आउटर कॉलम होगा। ठीक है, फाइनल जो फिगर होगा वो हमारे आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले हम कैश का जो फ्लो है वो फाइंड आउट करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हुआ है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें करंट ईयर के प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के 2 बैलेंसेस दिए होंगे। ठीक है, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ये क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस के बीच में ही है। तो हमें करंट ईयर के बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये फिगर मैंने यहाँ पर ले ली। ये हमारा करंट ईयर का जो प्रॉफिट है। अब इसमें हमें एडजस्ट करना होगा जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम है उसे हम ऐड और लेस करेंगे। सो मैं लिख रहा हूँ ऐड ऑब्लिक लेस नॉन कैश आइटम ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये हमने अभी कैश फ्लो में लिखा है। सो हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऐड जनरल रिजर्व। ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व को, हम उस प्रॉफिट में इसे ऐड करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो भी है ये नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन ये भी हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे आए तो उसे भी हमें एक्सक्लूड करना होगा। सो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ठीक है, हम ऐड करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, तो हम इसे एक्सक्लूड करेंगे, यहाँ पर माइनस करना होगा। सो माइनस करूँगा मैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हाँ मैंने कहा था कि गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ किया है। ठीक है, नॉन कैश आइटम है तो वो भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो मैं ऐड करूंगा गुडविल ऑब्लिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ठीक है, मैंने उसे ऐड किया। प्रोपोज डिविडेंड की बात करते हैं तो प्रोपोज डिविडेंड को हमें यहाँ से एक्सक्लूड करना है और हमें ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। जितना भी हमने प्रोपोज डिविडेंड को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया उसे हम एक्सक्लूड करेंगे। प्रोपोज्ड डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड मैं ऐड कर रहा हूँ उसे। ठीक है, फिर मैंने बात किया था कि प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ये पोस्ट ऑपरेटिंग का हिस्सा है, तो हम यहाँ से उसे एक्सक्लूड करेंगे और हमें बाद में इसे माइनस करना होगा। तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो प्रोविज़न फॉर टैक्स। देखिए ये सारी जो आइटम्स की जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें और इसकी क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी जो नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वो हो चुके हैं। तो हम इसे ऐड और लेस करके इसका एक टोटल यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये टोटल हम
हमारे जो प्रॉफिट है उसमें ऐड या लेस करेंगे तो हमें एक टोटल आएगा, ये हमें एक प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट है ये हमारा कैश के इक्विवेलेंट है, मीन्स इतना जो प्रॉफिट हुआ है क्या इतना ही हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है? इसके लिए एक बार फिर से बैलेंस शीट को हम एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब हमारे पास 5 लाख का कैश भी तो आया होगा, करेक्ट है ना। तो अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ लेकिन हमारा जो कैश है वो सिर्फ 50,000 से बढ़ा है। तो 4,50,000 का अमाउंट कहाँ पर गया? हो सकता है वो डेटर में ब्लॉक हुआ होगा, तो डेटर जब भी पैसा देगा तो हमें उतना कैश आएगा। अगर सपोज 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और हमारा जो करंट असेट है अदर देन कैश चेंज नहीं हुआ है, करंट लायबिलिटी है हमारा चेंज नहीं हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट उतना कैश बढ़ा होगा, क्योंकि हमारा करंट असेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, करंट लायबिलिटी में चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है और उसके साथ साथ हमारा करंट असेट भी बढ़ रहा है, या करंट असेट कम हो रहा है, या करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, या करंट लायबिलिटी कम हो रहा है, तो हमारा जो कैश है वो हमारे प्रॉफिट के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो प्रॉफिट आया, एडजस्टेड प्रॉफिट आया, उसमें हमें जो करंट असेट है और करंट लायबिलिटी का जो चेंजेस है उसे एडजस्ट करना होगा। उस चेंजेस को एडजस्ट करने के बाद हमें फाइनली पता चलेगा कि जितना प्रॉफिट आया वो हमारे कैश के इक्विवेलेंट आया है, ठीक है। एक बार मैं इसे और अच्छे से समझाता हूं। सपोज हमारा जो प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हुआ है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 5 लाख का कैश भी आया होगा, ठीक है। कब कह सकते हैं पता है? जब हमारा करंट असेट और करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस का करंट असेट है उतना ही क्लोजिंग है, और जितना ओपनिंग बैलेंस का करंट लायबिलिटी था उतना ही करंट लायबिलिटी है, तब हम कह सकते हैं कि 5 लाख का जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उतना हमारा कैश आया है। क्लियर है? तो अगर प्रॉफिट 5 लाख का हुआ लेकिन हमारा करंट असेट चेंज हो रहा है, तब हमारा जो कैश है वो 5 लाख के बराबर नहीं आया होगा। हमारा जो कैश का जो फ्लो आया है वो इससे कम आया होगा। कैश का फ्लो कितना हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए जो करंट असेट में जो चेंजेस आया है उसको हमारे करंट ईयर की जो प्रॉफिट है उससे एडजस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट 5 लाख का है और ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो करंट असेट है ना वो 3 लाख बढ़ गया है 3 लाख बढ़ गया है, तो पता है हमारा कैश कितना बढ़ा होगा? 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख का कैश का इनफ्लो हुआ होगा, ठीक है। आउट ऑफ 5 लाख का प्रॉफिट अगर मेरा करंट असेट 3 लाख का बढ़ रहा है तो 2 लाख का मेरा कैश भी बढ़ा होगा। तो मैंने कैश को किस तरह फाइंड आउट किया? प्रॉफिट में जो करंट असेट इंक्रीज हुआ है उसे मैंने माइनस किया है। देखो 5 माइनस 3, ठीक है। तो अगर करंट असेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन करंट असेट, तो हम प्रॉफिट में से उसे माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, मेरा प्रॉफिट है 5 लाख का ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। हमें कैश फाइंड आउट करना है कि हमारा कैश का कितना इनफ्लो हुआ है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि जो हमारा करंट असेट है वो ड्यूरिंग द ईयर कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1 लाख कम हुआ है, माइनस हुआ है। मतलब ओपनिंग जो करंट असेट था हो सकता है 3 लाख था और जो क्लोजिंग करंट असेट है वो 2 लाख है, मतलब 1 लाख करंट असेट कम हुआ है, मतलब डिक्रीज इन करंट असेट है।
तो मेरे कैश में कितना फ्लो हुआ होगा, तो कैसे पता चलेगा? देखिए 5 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख का प्रॉफिट है और माइनस करंट असेट है, तो 5 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, 5 लाख का प्रॉफिट, उसमें मैं ऐड करूंगा कितना? 1 लाख, तो मेरा कैश कितना आया? 6 लाख का आया, ठीक है। कैसे 6 लाख आया? प्रॉफिट 5 लाख है, करंट असेट माइनस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे एडजस्ट करेंगे, मतलब मेरा जो कैश का फ्लो हुआ है वो 6 लाख का हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा करंट असेट जो अदर देन कैश है वो कम हो रहा है। क्लियर है? तो जो डिक्रीज इन करंट असेट है ना, डिक्रीज इन करंट असेट, उसे हम हमारे जो प्रॉफिट है उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है। हमारे प्रॉफिट में हम हमारा अगर करंट असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे माइनस करेंगे, और अगर हमारा करंट असेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम ऐड करेंगे। आइए हम वापस से कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। तो ये जो प्रॉफिट आया है इसे हम कहेंगे कि प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो हम कह रहे हैं इंक्रीज इन करंट असेट, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटी है वो हम देखेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट हो सकता है या फिर डिक्रीज इन करंट असेट होगा। अगर करंट असेट इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? करंट ईयर की जो प्रॉफिट है उससे हम माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर करंट असेट डिक्रीज हो रहा है तो हम करंट ईयर की जो प्रॉफिट है उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब लायबिलिटी की बात करते हैं, तो लायबिलिटी भी इधर इंक्रीज होगी करंट लायबिलिटी, और डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। सो अगर करंट असेट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं हम, तो करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा, ठीक है। और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे माइनस करेंगे। क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट होगा। हमारा जो प्रॉफिट आया है उसमें हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और एक प्रॉफिट पे अराइव करेंगे। तो क्या इतना हमारा प्रॉफिट कैश के इक्विवेलेंट है? मतलब हमारा प्रॉफिट जितना यहाँ दिख रहा है उतना ही हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है? अभी भी एक आइटम बाकी है। हमने कहा था कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको एक्सक्लूड किया, हमने यहाँ से एक्सक्लूड किया था क्योंकि ये पोस्ट ऑपरेशन का आइटम है, ठीक है। सो हमारा ये प्रॉफिट है, इसमें से हमें टैक्स भी तो माइनस करना होगा, तो हम क्या करेंगे? लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो टैक्स हमने एक्चुअली पे किया है वो हम माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये हमारा प्रोविजन है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जितना प्रोविजन दिया था उसे हमने ऐड किया है, और ये वाला है ना जो ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्चुअल टैक्स जो पे किया है ना वो हमने माइनस किया है। तो ये कैसे फाइंड आउट होता है? हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं इसका एक लेजर बनाऊंगा, उसमें से आपको मैं बताऊंगा कि ये जो दो आइटम है इसे किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो फाइनली हमारा इस प्रॉफिट में से जब मैंने ये टैक्स को निकाल दिया तो हमारे पास हम अब ये कह सकते हैं ये जो अमाउंट आ रहा है ये हमारा कैश इनफ्लो हुआ है। कहां से? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं लिख रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है, अभी भी दो पार्ट आने बाकी है। एक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।